Hello everyone, welcome to our channel. This is क्लास नंबर 13 ऑफ करंट अफेयर्स। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG की बात की जाए तो ये कब अपनाए गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में। और टारगेट कब है? टारगेट भी याद रखना 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने किसको रिप्लेस किया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। ये कुछ बेसिक बातें याद रखनी हैं, ठीक है जी। बाकी किसी वीडियो में हम आपको 17 के 17 गोल एक बार बता देंगे, ठीक। तो जो SDG इंडिया इंडेक्स है, इसका शुरुआत कब की गई? वर्ष 2018 में किया गया था। तो इसमें क्या है? SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्रीय भारत एवं UNDP इंडिया की भागीदारी में ये नीति आयोग की पहल है। किसकी? नीति आयोग की, ठीक है। अगर नीति आयोग के CEO की बात की जाए तो कौन है? कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आपको बताना है। बाकी अगर आगे वीडियो में चलेंगे तो वहाँ भी इसका आंसर मिल सकता है। अगर आपको आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना। अब जैसा हमने बताया 2030 का टारगेट है, इसी को लेकर भारत में भी अपना एक तरह का कंपटीशन है। राज्य की सूची तैयार की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश की सूची तैयार की जाती है, ठीक है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 का कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। याद रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा, देखिए नाम आया है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। नाम याद रखना, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका आपको विषय भी याद रखना है। थीम क्या है? टूवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, ठीक है। तो चौथे संस्करण में 16 लक्ष्यों व 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस 70 उपलक्ष्य और 113 संकेतों पर आधारित है। हालांकि इतना पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक नज़र आप इनको देख लेना है। किसकी रैंकिंग कितनी है ये देख लीजिए। 4 कैटेगरियों में वर्गीकृत किया गया है SDG को: एस्पिरेशन, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। जो 5 राज्य हैं जिन्होंने सुधार किया है वर्ष 2018 एवं 2023-24 के मध्य, उनमें टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग ठीक की है, जम्मू कश्मीर ने, उत्तराखंड ने, सिक्किम ने और हरियाणा ने। ये 5 राज्य ने अपनी रैंकिंग ठीक ठाक की है। अगर टॉप पर बात करें कौन सा राज्य रहा है? 2 राज्य रहे हैं टॉप पर, केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से। 3rd रैंक मिली है तमिलनाडु को, 4th और 5th मिली है गोवा और हिमाचल को, एंड 6th मिली है सिक्किम और पंजाब को, एंड 8th मिली है कर्नाटका को, 9 मिली है गुजरात, आंध्रा और तेलंगाना को। मीन्स इनमें से 9वीं रैंक पर ये हैं। ध्यान रखना है, केरल उत्तराखंड का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। केरल उत्तराखंड टॉप रहे हैं, 3rd तमिलनाडु रहा है। अगर अंतिम पायदानों की बात करें, बिहार पीछे है, फिर झारखंड एंड नागालैंड, मेघालय, ये आपको याद रखने हैं, ठीक। SDG इंडिया इंडेक्स केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर चंडीगढ़ रहा, फिर पुदुचेरी और जम्मू, लेकिन अब जम्मू क्या है? यहाँ पर राज्य बन गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? सॉरी केंद्र शासित प्रदेश ही है। हालांकि इसमें इलेक्शन होने स्टार्ट हो गए हैं। राज्य पहले था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये ठीक कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर रैंक क्या है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ठीक। और 6th लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन एंड दीव, 8वें पर लद्दाख रहा है, ठीक। तो ये रैंकिंग है। टॉप याद रखना, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। राज्यों का प्रदर्शन, एस्पिरेशन में कोई नहीं आया, परफॉर्मर में नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार जो कि पिछड़ेपन में रहे हैं, पीछे, ठीक है।
फिर इस फ्रंट रनर में ही सारे आए और अचीवर में कोई नहीं आया, टॉप पर कोई नहीं आया। एस्पिरेशन में जो पीछे हैं, पीछे जो सबसे लास्ट, वो भी यहाँ पर इस कैटेगरी में कोई नहीं है, सब आए हैं बीच वाली 2 कैटेगरी में। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, वही, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं, इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन है, भुखमरी की समस्या, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण है, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती एवं उपजाऊ ऊर्जा, सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, सतत शहर और समुदाय उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, वही यहाँ पर 16 गोल एक तरह से दिए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, आपको देखिए मेमोराइज उतना करना है जितना पेपर में आए। अब देखिए संविधान हत्या दिवस किसको 25 जून को रख दिया है, जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने। तो इमरजेंसी सिचुएशन है, भाग 18 में आती है, अनुच्छेद 352 से 360, आर्टिकल 352 से 360 तक। अब इमरजेंसी अलग अलग तरह की होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी भी होती है, एक जब भारी देशों के साथ युद्ध होता है वो इमरजेंसी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। ठीक है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तो भारत में देखिए युद्ध के टाइम पर 2 बार पहले इमरजेंसी लगी है, एक भारत चीन युद्ध के दौरान, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में, तो 1962 से 68 तक। और जो ये भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम 1971 में इमरजेंसी लगी थी, एक इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को। ये ऐसी इमरजेंसी थी जो आंतरिक गड़बड़ी, जो हमने बताया ना कि इंटरनल मैटर्स के से रिलेटेड, तो ये इमरजेंसी लगी थी और इन दोनों को 1977 में समाप्त किया गया था। कौन सी वाली को? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, वो लगी, एंड 1975 में लगी, तो 1977 में। तो जो 25 जून 1975 को लगी उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई और भारत के राजपत्र में भी इसको प्रकाशित कर दिया है। डेट याद रख लेना, 25 जून 1975। ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हैदराबाद को मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये आता है क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, हैदराबाद को मुक्त कराने में जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये क्या है? हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है जी। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, ये याद रखना है। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। ये याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा? माईटी के द्वारा। ठीक है, माईटी। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, ये मेन बातें याद रखना। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, 7 स्तंभों पर ये क्या है? 7 पिलर्स के अनुरूप है। इसमें ये 7 दिए गए हैं। कौन कौन? कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डाटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप, वित्त पोषण और एआई। ठीक, इस शिखर सम्मेलन के दौरान ओईसीडी और जीपीएआई
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या है यहाँ पर इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की डिक्लेरेशन की है। ये याद रखना है। वर्ष 2024 में भारत GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। लीड चेयर GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI का अध्यक्ष भारत है। AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को याद रखना। AI प्रशंसा दिवस कब? 16 जुलाई, डेट याद रखना है, ठीक है, 16 जुलाई। AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव ये याद रखना है। UN जनरल असेंबली ने AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव अडॉप्ट किया, ठीक है। और इस पर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इंडिया AI मिशन, ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी प्रदान की है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। इसका परिव्यय, बजट परिव्यय 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित है। ये 5 सालों के लिए होगा, ठीक। ये मेन बातें याद रखनी है, ठीक है आपको। बाकी ये 7 पिलर पर आधारित है। ये 7 पिलर एक नज़र में बस देख लेने हैं और याद नहीं करने हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023, द टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में, 20 दिसंबर 2023 को पहले लोकसभा द्वारा पास किया गया विधेयक। तो बिल कब लाया गया? 18 दिसंबर पास हुआ, 20 दिसंबर को। 21 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, 24 दिसंबर को राष्ट्रपति के साइन हो गए, ठीक। तो अधिनियम के विविध प्रावधानों में से कुछ प्रावधान 26 जून 2024 को तथा कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागू किए गए, ठीक। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत होगी। किसमें? दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार, रेडियो उपकरण धारण करना, ठीक है। तो इसमें पहले ऑथराइजेशन लेना जरूरी होगा। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार इन चीज़ों को करेगी। विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर का निर्माण, मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक व्यवस्था प्रदान करना। नेक्स्ट है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। देखिए एग्जाम लीक की समस्या, जैसे UGC नेट का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। 5 फरवरी 2024 को ये बिल लोकसभा में पास किया गया था। फिर 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में, 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। तो अब जो भी इसके प्रावधान है उनको लागू किया जाएगा। इसमें क्या है, देखिए कौन कौन से एग्जाम आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और भर्ती के लिए
उनके संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, ये सब आएंगे। इसमें क्या है, पहले थी 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 5 साल की जेल, ठीक है, 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक वाले अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, 5वीं शताब्दी में, 5th AD में। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक, जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में, पहले बौद्ध विहार था, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी बनी। इसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, फिर पाल शासकों ने, पहले 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, फिर जो पाल शासक थे वो आए, फिर उसके बाद तुर्कों के आक्रमण हुए इस पर। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया और इसकी स्मृति शेष रही। तो नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दी पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में स्कॉटलैंड के सर्वेक्षणकर्ता थे फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, तो इन्होंने की। 1861-62 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंगम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। ठीक है, 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उस टाइम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, इन्होंने इसके रिवाइवल को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो 2009 ये, फिर इसके बाद वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने भी सुझाव प्राप्त हुए थे। 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया। तो 21 जून 2024 को नालंदा जिले के राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, ये याद रखना है। ठीक, अस्तित्व में कब आया था? नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010। ठीक है, ये लागू हुआ था। तो इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यकाल से कार्य करना प्रारंभ किया था। ये याद रखना है, 455 एकड़ भूमि में है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी उसमें फैला हुआ है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और इसके कुलाधिपति कौन है? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के इंटरिम वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल। अब देखिए 26 जनवरी 2001 को भुज में क्या है, भीषण भूकंप आया था और 7.9 रिएक्टर स्केल नापा गया था। इसका एपिसेंटर भुज ही था। ठीक है, काफ़ी लोग मरे थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रभावित हुए थे। तो ये वर्ष 2024 के लिए प्रिक्स वारसेल्स के द्वारा वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम की सूची में इसको भी जो टॉप 7 है उनमें जगह मिली है। किसको? भुज की जो स्मृति वन है उसको। फर्स्ट पर रहा A4 आर्ट म्यूजियम, ये 7 हैं। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम ये मिस्र में है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भारत में है। सिमोस आर्ट म्यूजियम जापान में है। पैलेस हैटलू नीदरलैंड। ओमान एक्रोस एजेस म्यूजियम ओमान एंड पोलिश हिस्ट्री म्यूजियम पोलैंड में। नाम देखिए, ओमान इसके नाम में ओमानी है, पोलिश पोलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये दो तो यूं ही याद कर लोगे। सिमोस आर्ट म्यूजियम ये जापान में है, पूछ लिया जाएगा। पैलेस हैटलू नीदरलैंड में है।
स्मृति वन, भूकंप संग्रहालय आप भूलोगे ही नहीं आज के बाद। कहाँ? भुज, भारत में है। यहाँ ग्रैंड इजिप्शियन आ गया तो सीधी सी बात है, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं, ठीक है। ये A4 आर्ट म्यूजियम, ये चाइना में। ये चाइना, जापान, भारत और नीदरलैंड, ये 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखना। अब फैला हुआ है काफ़ी वर्ग किलो, 470 एकड़ में, और सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 300 वर्षों से अधिक पुराने जो भुजिया किले हैं उसको भी इसमें ही शामिल कर लिया गया। इसके आर्किटेक्चर याद रखना, राजीव कठपालिया ने डिज़ाइन किया था। और मियावाकी वन ये भी स्थित है जिसमें 4.5 लाख से अधिक पौधे हैं। मियावाकी वन, मियावाकी वन, ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रिक्स वर्सेल्स, ये क्या है? प्रिक्स वर्सेल्स को विश्व वास्तुकला और डिज़ाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स आर्किटेक्चरल कंपटीशन की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में जितने भी बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं उन पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है मोदी 3.0, मीन्स बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आई है। हालांकि इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली, एनडीए की सरकार बनी है मेजोरिटी में, और मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया है, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ये याद रखना। एक बात और ये याद रखनी है, दूसरा सबसे लंबा मतदान है ये। इससे पहले जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, वो 4 महीने की अवधि तक चले थे। उसके बाद में यही दूसरा बड़ा मतदान है, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चला। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो 1980 में जो चुनाव हुए थे 4 दिन में ही पूरे हो गए थे। बस ये याद रखना है। 96.88 करोड़ मतदाताओं ने मतलब यहाँ मतदाता सूची में आए, लेकिन वोटिंग कम हुई, ठीक है। 85 साल से अधिक आयु के और 40% जो दिव्यांगता है उन्होंने घर से उनको सुविधा प्रदान थी, ठीक है। ये याद रखना है। और पीछे 65.79% टोटल मतदान हुआ, ये याद रखना है, ठीक है। सीटें देख लीजिए, बीजेपी को 240 मिली, 99 कांग्रेस को, 37 समाजवादी को, 29 तृणमूल कांग्रेस को, 22 डीएमके, 16 टीडीपी एंड 12 जेडीयू को मिली, ठीक है। ये याद रखना। ये सबसे ज़्यादा वोटों से किसको जीत मिली? रकीबुल हुसैन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, धुबरी आसाम में। 10,12,476 वोटों से जीते। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और CR पाटिल, एक विदिशा से, एक नवसारी गुजरात से, ठीक है। 18वीं लोकसभा सबसे युवा सांसद कौन? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज, जो कि किस कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1999, 25 साल के सांसद बने। दूसरी सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज रहीं, 25 वर्ष इनकी आयु है, ठीक है। ये कहाँ से? मछली शहर से सांसद घोषित हुई, दोनों समाजवादी पार्टी से हैं, पुष्पेंद्र सरोज भी और प्रिया सरोज भी, ठीक है जी। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। और उनके शपथ समारोह में कौन आए थे? हिंद महासागर क्षेत्र के नेता आए थे। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और सेशल्स के उपराष्ट्रपति। तत्कालीन क्यों लिखा है? क्योंकि रानिल विक्रमासिंघे भी हट गए हैं, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी वो भी, एंड पुष्प कुमार दहल प्रचंड ये भी हट गए हैं। इसलिए ये लिस्ट अपडेट करते रहना है, ठीक है, कौन कौन अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
उस टाइम तो इन देशों के आए थे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।